जाना क्या नहीं अभी तो नहीं गया कितने बजे जाएंगे 4 बजे जाएंगे ना 4 बजे से पहले आपके टीम 4 बजे लगेगा नहीं लगा सर क्या 30 मिनट पहले हाँ सर बोले ठीक है सर तो मैं बस दुकान पे है सर एंड में रहेगा फिर 4 बजे चले जाएंगे अटेंडेंस का डिपार्टमेंट वालों की तरफ से बड़ा वो है चलें फिलहाल तो आप बैठे क्लास को लें पूरा खत्म है उसके बाद किधर गया आपका गायब नमाज चलें नमाज पढ़ें
हम पढ़ रहे थे यूनाइटेड किंगडम का जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमने कोर्ट का सिस्टम जो है बड़ा एक्सप्लेन किया है, बड़ा डिफाइन करके पढ़ा है। अब आते हैं हमारे टॉपिक है द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द यूनाइटेड किंगडम। रोल ऑफ जुडिशरी मूविंग, आप बताएं जुडिशरी में कौन आता है? जुडिशरी में तो जजेस और सारे जजेस आते हैं। तो पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर उस जुडिशियल प्रोसेस के अंदर आता है, जुडिशरी के अंदर आता है। वो कहता है कि जुडिशरी का क्या काम है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, रोल क्या है उसका, रोल का मकसद है, फंक्शनिंग क्या है, वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ज्यूरी है, हाई कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील एंड सुप्रीम कोर्ट है, हाउ दे अफेक्ट सोसाइटी, पहली बात है। उनके काम, नोयल चीजें सोसाइटी को किस तरह बेनिफिट कर रही होती है, पब्लिक एट लार्ज को, इंडिविजुअल्स और एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका क्या रोल है जुडिशरी का। इसको हम पढ़ते हैं। The judiciary in the United Kingdom plays a crucial role in upholding the rule of law, interpreting statutes, and ensuring justice in the legal system. जुडिशरी का रोल है तीन चीजों के ऊपर, और इसमें रूल ऑफ लॉ, इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट एंड इंश्योरिंग जस्टिस। इट मींस कि जो जुडिशरी है ना पूरी, उसका काम है कि अपहोल्ड करना रूल ऑफ लॉ। अपहोल्ड का मकसद ये होता है जो कानून है ना, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून वाला दर्ज, कानून होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर लॉ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो सोसाइटी में मसले, बदअमनी आती है, मसले पैदा होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करने के लिए, कानून की बालादरी कौन करवाता है? जुडिशरी करवाती है, पहला काम। इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है लिखे हुए कानून, रिटन और कोडिफाइड कानून। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसकी तशरीह करना। जहां किसी भी कानून के अंदर एम्बिग्युइटी हो तो जुडिशरी क्या करती है, उस एम्बिग्युइटी को क्लियर करने के लिए उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, पहली बात। दूसरी बात वो क्या करती है, कोई लॉ के अंदर ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जो उसके अंदर तशरीह की जरूरत है, उसके अंदर डिटेल अमेंडमेंट्स की एक किस्म की होती है, तो उस लॉ को इंटरप्रेट करती है कोर्ट कि भाई इस लॉ को हम किस तरह भी लेके चल सकते हैं। तो ये दूसरा काम है। तीसरा काम है इंश्योर जस्टिस। इंश्योर जस्टिस के मुराद है, इंश्योर मींस श्योरिटी, यकीन दहानी, जस्टिस इंसाफ की फराहमी। जुडिशरी का रोल है कि भाई लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब दो पार्टी, दो से ज्यादा जब कोर्ट के अंदर आए तो उन दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टीज के साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ से मुराद है मतलब कि लोगों को फैसिलिटेट और इंसाफ कैसे होता है। In the legal system, the judicial appointment process is designed to select individuals with the necessary qualification, expertise, and integrity to serve as judges at various level of the judiciary. कहता है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है यूके के लीगल सिस्टम में, वो हर कोर्ट की एक अपनी अपॉइंटमेंट होती है। उस बंदे की एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उनका मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है हर कोर्ट का, उनकी लीगल एक्सपर्टीज भी देखी जाती है, उसके साथ क्वालिफिकेशन, बुनियादी चीजें देख के वो बंदा अपॉइंट होता है। जिस तरह हमने बात की मजिस्ट्रेट में कौन सा जज, मजिस्ट्रेट में कौन मजिस्ट्रेट बनेगा? जिनका इलेक्टोरल राइट होगा, मतलब कि जो यूके का शहरी हो, वहां का वोट का हकदार हो, 5 साल से वोट दे रहा हो, तो वो मजिस्ट्रेट बन सकता है। उसकी इस तरह की क्वालिफिकेशन है। क्राउन कोर्ट की अपनी क्वालिफिकेशन होगी, हाई कोर्ट की अपनी क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब आते हैं कि इंटरप्रेटिंग द लॉ क्या है। इंटरप्रेटिंग इसका होने का, इंटरप्रेटिंग का मकसद है तशरीह करना, उस चीज को अंदर डिटेल में पढ़ना, समझना, वजाहत करना।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई ऐसी आप लोगों में से कोई सवाल करता है, उसका मैं जवाब देता हूँ। अगर कहीं ऐसी चीज है आप कहते हैं आप सर इंटरप्रेट करें, तशरीह करें, वजाहत करें, खुल के बताएं, उनको फिर तफसील से गाइड किया तक आप समझ में आए। The judiciary interprets and applies the law. जुडिशरी क्या करती है? कानून को इंटरप्रेट करती है, तशरीह करती है, वजाहत करती है, अप्लाई द लॉ, कानून की अप्लाई भी करती है कानून को। Ensuring that legal principles and statutes are correctly understood and enforced. कहते लीगल प्रिंसिपल, जो कानूनी बातें हैं, कानूनी स्टैट्यूट हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, करेक्ट समझ में आना चाहिए लोगों को और इन्फोर्स भी हो, लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कानून। जजेस मेक डिसीजंस इन इंडिविजुअल केसेस एस्टेब्लिशिंग लीगल प्रेसिडेंट्स दैट गाइड फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। कहता है कि जब जज कोई फैसला करता है तो वो एक लीगल प्रेसिडेंट बन जाता है, वो लीगल प्रेसिडेंट फ्यूचर में लोगों के लिए वो रूल बन जाता है। साथ बातें ये इस तरह है कि अभी कोई ऐसा मसला, संगीन मसला, दो पार्टी कोर्ट में जाती, कोर्ट उनके ऊपर कोई फैसला करती है, वो फैसला इंपॉर्टेंट फर्क नहीं हो, तो वो फैसला फ्यूचर में भी काम आ सकता है, वो केस प्रेसिडेंट बन जाता है। फ्यूचर में ऐसा जब भी मसला आएगा तो आप इस केस को सामने रख के वो जज फैसला करेगा, ये लीगल रूल बन जाता है। तो इंटरप्रेटिंग द लॉ का मकसद है जुडिशरी क्या करती है, लॉ को अप्लाई भी करती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, मतलब लॉ अप्लाई। दूसरी चीज है इंटरप्रेट करना, तशरीह करती है, वजाहत करती है, जो एम्बिग्युइटी होती है, और एनफोर्स ये केस प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो फ्यूचर के लीगल गाइडेंस बन जाती है, रूल्स बन जाती है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेशन से मुराद है फैसला करना, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, मसलों का। The judiciary resolve disputes between individuals, organizations, and states through fair and impartial hearing. Adjudication का मकसद है फैसला करना, किसका? ऑफ डिस्प्यूट्स, मसलों का। जुडिशरी का क्या काम है? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। दो पार्टी, दो से ज्यादा या ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोर्ट में जाती हैं, मसला बताती हैं, ठीक है मुबीन, रिपोर्ट मसला कोर्ट का काम है उन मसलों को सुनना, सुन के फैसला, एक इम्पार्शियल फैसला करना, इंश्योरिटी ऑफ जस्टिस करना, ठीक है ना, और फेयर फैसला करना। कोर्ट प्रोवाइड ए फोरम फॉर पार्टी टू प्रेजेंट एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स अलाउइंग फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोर्ट का काम होता है कि भाई कोर्ट के अंदर दो पार्टीज आए, अपना मसला बताएं, मसला बताने के बाद अपना एविडेंस प्रोवाइड करें, एविडेंस प्रोवाइड करने के बाद वो क्या करें, आपको सुनने के बाद जज अपना फैसला देते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वैसे टाइटल क्या है, जुडिशरी। हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ जुडिशरी के साथ, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन यूनाइटेड किंगडम। अंदर आती है सब कैटेगरी है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट, द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज by ensuring that laws and government actions adhere to constitutional standards. It means कि अगर गवर्नमेंट लोगों को राइट नहीं दे रही, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल मुबीन का राइट है इस शहर में इधर से पीसफुल रहे, इसको कोई तंग ना करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है कि इसको प्रोटेक्ट करे। जहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन इस तरह गवर्नमेंट है वो फेल होती है, तो कानून जुडिशरी देखती है कि भाई इस मुल्क में, इस सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या, कानून की बालादरी होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसको चेक एंड बैलेंस जुडिशरी करती है। सर judicial reviews allows court to assess the legality of government decisions and actions. Sometimes judicial reviews वगैरह allow करते हैं courts को to assess the legality of government and decision and action. कोर्ट जो है रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंटल एक्शंस को। मैडम
गवर्नमेंट का अदालत जो है ना, देखिए हमने पहले दिन एक पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पढ़ी थी। हर इदारा दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस तो है ही है, साथ में फॉर एग्जांपल ये एक इदारा है जुडिशरी, गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही, उनके एक्शंस अगेंस्ट द लॉ है, against the public at large, then judiciary can intervene. Judiciary review एक सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि पावर देती है कोर्ट को कि आप गवर्नमेंट के उन एक्शन में इंटरवीन करके पूछ सकते हैं कि ये फैसला ये एक्शन आप क्यों कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मैं एक मिसाल लूं तो साकिब निसार जब when he was the chief justice at that time he was intervening the governmental action। कभी वो हॉस्पिटल्स पहुंचे हुए होते थे, वो कोर्ट को एक सो मोटो पावर होती है, कोर्ट को खुद को एक पावर होती है कि यू कैन इंटरवीन इन द गवर्नमेंटल एक्शन, मतलब कि जहां गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही आप पूछ सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं। जुडिशरी अपने रिव्यू के अंदर गवर्नमेंट एक्शन को डिसीजन को वो शुरू कर सकते सर जिस तरह ये पंजाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी टीचर जजेस को दिया था इख्तियार का ज्यादा आप चेकिंग हैं। करें। हाँ वो होता है। Checks and balances. The judiciary serves as a check on the power of the executive and legislative branches, ensuring a separation of power. जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। It can declare laws or government action unconstitutional, preventing abuse of authority. हमने पहले दिन एक थ्योरी पढ़ी थी सेपरेशन ऑफ पावर, कि भाई तीन इदारे होते हैं, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशियल का काम है उसको इंटरप्रेट भी करना और रूल ऑफ लॉ की अपहेल्डिंग को देखना। अब वो कहता है कि अगर जो है ना लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना काम ठीक नहीं करेंगे, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगेंस्ट द लॉ होगा, तो देन जुडिशरी कैन इंटरवीन। जुडिशरी कैन चेक एंड बैलेंस कि भाई आपकी ये जो अगर पार्लियामेंट में कानून बन रहा है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज है, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट है, देन जुडिशरी कैन आस्क क्वेश्चन, जुडिशरी कैन काउंटर, भाई क्या कर रहे हो, उनके एक्शंस को काउंटर कर सकते हैं। स्लाइड है सर 28 सर मेरे को स्लाइड बहुत ज्यादा है, ये हाँ समझ में आ रही है। चलेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग कॉमन लॉ। Judges contribute to the development of common law by issuing decisions that establish legal principles not explicitly outlined in the statute. For example, वो बात करता है कि डेवलपिंग जजेस अपना कैसे भी रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ का जो कॉमन लॉ है ना, फॉर एग्जाम्पल यूके के अंदर, तो उसमें ये अपना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे कि एक कानून है ट्रैफिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं, उस ट्रैफिक के कानून में बाकी सब चीजें लिखी हुई कि ये बाइक गाड़ियां चला सकते हैं, ये लोग नहीं चला सकते, पूरी डिटेल। दो पार्ट
तो जुडिशरी क्या करती है, रोल प्ले करती है एक कॉमन लॉ के डेवलपमेंट में भी। मैंने जिस तरह बताया वो कैसे, जिस तरह एक लेजिस्लेशन है उसका काम है लॉ बनाना, वो तो चले ठीक है कॉमन लॉ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। जुडिशरी भी अपना पार्ट प्ले करती है एज ए केस लॉ, ऐसे केस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली एक रूलिंग्स बन जाता है, लॉ बनता है। So it is the contribution of judiciary to developing the common law. Next करें। अब आते हैं judicial appointment process in the United States. Judicial process क्या है? Judicial appointment किस तरह होती है? उसको डील करना है। Judicial Appointment Commission एक है, जेक के नाम से, JAC, Judicial Appointment Commission. The JAC is an independent body responsible for recommending candidates for judicial position. It ensures that appointments are based on merit, which candidates selected through fair and transparent process. जनाब वाली, पाकिस्तान के अगर हम मिसाल लें तो पाकिस्तान में जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसको कौन बनाता है? वो एक रेगुलेटरी बॉडी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। अगर हम सूबे की बात करें तो PPSC होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एक इदारा है, बच्चों से एग्जाम्स लेता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, जो पास करता है वो होता है। इसी तरह हम पंजाब के अगर जुडिशरी की बात करें तो पूरा प्रॉपर सिस्टम है। हाई कोर्ट क्या करती है, पेपर लेती है बच्चों से, पेपर लेने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, देन द गॉट द सीट, ठीक है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक पूरा एक बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वो जब भी सीट खाली होती है व्हाट्सएवर, वो एक प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनको थ्रू मेरिट लिया जाता है, मेरिट लेके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बाद उनको अपॉइंट किया जाता है। इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा हाई कोर्ट का जस्टिस बनता है, ऐसे नहीं कोई भी बंदा कहे कि मेरी 45 साल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है हाई कोर्ट का वकील वो बनेगा जिसकी उम्र मिनिमम 45 ईयर होगी, then you are eligible to apply the seat, to apply for the seat of high court. Minimum 45. क्या कम से कम 40 साल से ज्यादा मैं समझा ना, हाई कोर्ट में जज डिपार्टमेंट है, आपने बोला मिनिमम एज 45 है, हाँ मैक्सिमम भी है कोई? मैक्सिमम 48 साल भी जा सकता है, मतलब कोई मसला नहीं उसका, मेंटल से कम नहीं, ऊपर जितना भी जाता है उसमें भी फिर एक होता है फिर आपकी एक्सपर्टीज कितनी उस फील्ड में, आपको लॉ कितना आता है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, सारी इससे बेस्ट है। ऐसे नहीं एक बंदा है लॉ किया, घर बैठा रहा सारी जिंदगी, 45 साल उम्र हो गई, अब मैं हाई कोर्ट में जज बनना, कैसे नहीं सकता, इंजीनियर, तो आपको प्रोसेस के थ्रू चलना होता है। इस तरह आपको लाइसेंस जिस तरह बात करें बैरिस्टरशिप की किस तरह मिलेगी, एक बंदा डिग्री कर ले, PPTC ना करे, पीपीएच ना करे, कि आपको बात मिलेगी? नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो जेक कमीशन क्या करती है, पूरे प्रोसेस के तहत कैंडिडेट्स को अप्लाई करवा के फाइनल इंटरव्यू तक एक पूरी जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या वो ऊपर का सिस्टमैटिक वे में। एनी क्वेश्चन? Sir, after completing our studies in Here after completing our studies in the United Kingdom, as international students, we can work here. उर्दू में सवाल करें, क्या हम वहाँ काम कर सकते हैं? सिंपल यही काम है। ये इस तरह इसको अच्छी बात है, गुड, आप बोले तो जनाब आप यहाँ से दूसरे साल में जाएंगे, आपने जब डिग्री पूरी की, अगर उसके बाद आपको टाइम दिया जाए क्योंकि वीजा का टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन उसके बाद 2 साल आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं फर्दर अभी
बार करना चाहते हैं, तो आपने यूके का लॉ किया हुआ है, तो आप सिंपल सिर्फ बीपीटीसी कोर्स करेंगे, 6 महीने का ड्यूरेशन है। After completing that course, you will apply and you will go to the UPH. So 1 year की वो complete करेंगे, then you will call for the bar. लिंकन इन होगी या कोई ग्रेड होगी, आपको बार का होगा। अगर आप इतने टाइम में अगर आपको पीआर मिल जाती है, फर्क नहीं, अगर आप मान मुख्तलिफ पीआर के अपने तरीके हैं। अगर आप वहाँ के नेशनल से शादी कर लेते हैं तो आपको फॉरन मिल जाएगी, सीधी सी बात। अगर नहीं तो यूके की अपनी पॉलिसी में अगर आप बड़े अरसे से रह रहे हैं, 15 to 20 ईयर्स रह रहे हैं जी, तो वो डे बाय डे पॉलिसी चेंज होती है। पहले 5 साल का, फिर 10 ईयर का। कुछ लोग इस तरह अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको दूसरे दिन पीआर मिल जाएंगे, तो मुख्तलिफ वो होती है। तो वो आप फिर आप वहाँ के नेशनल हैं, फिर आप कलेक्टर, आप मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं, आप वहाँ की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो अपर हाउस है, लोअर हाउस में जा सकते हैं। तो सर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ के नेशनल हैं, आफ्टर दैट जो बने वो हैं पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू हैव ए लीगल बैकग्राउंड। पहली बात हम क्या कह रहे हैं, लीगल बैकग्राउंड, लॉ का बैकग्राउंड, extensive legal practice experience and a demonstrate understanding of the law। अब जिस तरह हम बात करते हैं हाई कोर्ट, क्राउन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील के जज की, उनमें वो लोग जाएंगे जिनका एक बड़ा वेरियस एक्सपीरियंस हो, ठीक है। पहली बात क्वालिफिकेशन लॉ की हो, एक्सपर्टीज हो लॉ की, लॉ का आता पता हो, देन यू आर एलिजिबल, वो लोग जा सकते हैं। The judge assess applicant based on their legal knowledge, their skills and personal qualities। हजारों लोग अप्लाई करते हैं, हजारों में चंद एक लोग चल जाते हैं। क्यों? उनकी स्किल्स अच्छी होती है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनकी पर्सनल क्वालिटीज अच्छी होती हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। Diversity and inclusion, the appointment process emphasizes diversity to ensure a judiciary that reflects the broader population. Efforts are made to encourage applications from individuals with diverse backgrounds, including gender, ethnicity, and socio-economic status। मौजूद क्या कहता है वो बात करता है कि जुडिशरी के अंदर जो चेक ब्रांच है फारिग नंबर, वो क्या करती है, उन लोगों को, डाइवर्सिटी का मकसद है कि मुख्तलिफ कम्युनिटी से, पहली बात है लोग मेल भी हो, फीमेल भी हो, कोई पाकिस्तानी भी अगर उधर नेशनल हैं, क्वालिफिकेशन पूरी हैं, वो भी आ सकता है, विदाउट एनी कलर, क्रीड, विदाउट एनी जेंडर, ठीक है ना। आप देखें, आपने जो मजिस्ट्रेट की तस्वीर देखी जिसमें एक फीमेल थी, दो मेल देखते हैं, इसमें एक यंग था, एक बूढ़ा था। If you have the qualification, if you are eligible, then you can be the judge, you can be the magistrate, you can be the part of the judiciary, ठीक है। इसकी बात ये है कि अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उनका ये है कि ब्रॉडर पॉपुलेशन से लोग होने चाहिए, लोग हर कम्युनिटी से, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उन्हीं में से ही लोग सिलेक्ट किए जाए, नहीं। वहाँ हर बंदा जो उसके एलिजिबल है, चाहे वो मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, कोई भी जेंडर हो सकता है, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। स्टेजेस ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, क्या स्टेजेस आते हैं? The process involves multiple stages, including application, assessment, interviews, and references. For example,
आपको भी पता है, आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं, उससे पहले आप चंद एक मराहल से गुजर के आते हैं। आपकी इंटरमीडिएट होना जरूरी है, या एफए होना जरूरी है, आईसीएस होना जरूरी है, कोई एक चीज हो जो इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट। फिर आप उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं, टेस्ट पास करते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद आपको वो सीट मिलती है। हर जगह ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस होते हैं। वो कह रहा है कि वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल होती हो, एक एप्लीकेशन जाती है, असेसमेंट एप्लीकेशन आने के बाद असेसमेंट होती है कि वाकई कौन बंदा है कौन नहीं है। फिर उन एल वालों के इंटरव्यूज किए जाते हैं, इंटरव्यूज में फिर जो सिलेक्ट होता है वो सीट लेता है। तो हम क्या कह रहे थे, कोई इदारा तो वो क्या करता है, जब लिस्ट फाइनल हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो कंसल्ट करता है अपने सीईओ से, चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, कहता है ये माने इस तरह।
फिर उनसे वो रिकमेंडेशन भी ले सकता है, कंसल्टेशन भी ले सकता है, किसको रखें किसको ना रखें, होता है। इस तरह वो बात कर रहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करती है, वाइडली जब वो पूर्ण लोगों को लेके फिर लीगल प्रोफेशनल से पूछती है कि ये क्या इस तरह इज एलिजिबल इज नॉट, जो भी है पब्लिक से भी पूछती है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में जो हम बात कर रहे थे मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, वॉलंटरली आते हैं। अब एक बंदा है, मैं वहां का नेशनल हूँ, साथ भी नेशनल है, मैंने है ना अपने, हम दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ये है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मैंने कहीं ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ा हो, मेरे ऊपर कुछ फाइन हो, मेरा बैकग्राउंड सही ना हो, एक बंदे का बैकग्राउंड भी ठीक है, एक्सपर्टीज भी है, वो कम्युनिटी को सर्व भी करता रहा है, कम्युनिटी के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, हम दोनों जब जाएंगे तो या हमारी कम्युनिटी किस बंदे को प्रमोट करेगी, इसका करेक्टर अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा, जिसकी सीवी या प्रोफाइल बड़ी अच्छी होती है और तो वो है ना पब्लिक से भी कंसल्ट करते हैं फर्दर मैजिस्ट्रेट कानून की बात कर रहे हैं। ये जब बातें आ रही है ना तो आप उन सब जजेस को, उन लोगों को माइंड में रखें जो हम पढ़ चुके हैं। And other stakeholders during the appointment process, based on these consultation and assessment, जो करके the judge make recommendation to the relevant authority. Relevant जो authority होती है उनको फाइनलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल वो मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर था, जिस तरह लॉ मिनिस्टर था वहां कौन था, जो क्राउन चीजों को डील करता था। इस तरह अगर क्रिमिनल हमें जस्टिस चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट की जस्टिस चाहिए, ये क्या करके उनको देते, ये लोग एलिजिबल हैं, एल है, वो रिकमेंड करते कि आप इसको फाइनलाइज करें। समझ में आई साहब, ये थोड़ा भी समझ आ रही है। हमने पिछली एक स्लाइड में पढ़ा था, जो क्राउन कोर्ट का एक मिनिस्टर जो होता है ना, इन सब उनके अंडर में क्राउन कोर्ट, प्रिजनर कोर्ट, ये सारे प्रिजनर सिस्टम उनके अंदर आता है, वही अपना वही मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करता है। तो ये इदारा क्या करता है, उन लोगों के नाम देता है, रिकमेंड करता है कि फाइनल आपकी अथॉरिटी, फाइनल आप साइन करें, ये लोग कह रहे हैं, तो वो फाइनल डिसीजन को प्रूव करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हम का एक्सप्लेन है। Security of just in the United Kingdom, in the security of the meaning, they didn't want to be removed from office without process. Independence allowing this bank decision without. Sir, ये security होती है जो just होते हैं legal expert होते हैं, उनको ये security होते हैं बगैर किसी रीजन के उनको जो है अपने फैसले सुनाने में आजादी होती है और किसी वजह से निकाला नहीं जाएगा, ये उनके पास यस, वहाँ जो जजेस अपॉइंट होते हैं ना मोहम्मद साहब, तो वहाँ उनको खौफ नहीं होता कि हमें कोई सियासतदान, हमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट हमें उड़ा देगा उठा देगा, नो, अनटिल इसके ऊपर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं होती। हाँ, कोई बंदा जज है, मिसकंडक्ट करता है, कोई जज इम्पार्शियल नहीं रहता, फैसले सही नहीं करता, फेयर नहीं करता, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी होती है, वो निकल सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन जो बंदा सही काम करता है, जो बंदा सही फैसले देता है, उसको खौफ नहीं होता कि मुझे कोई निकालेगा, क्योंकि वहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ सिस्टम में थोड़ी नहीं है। एक बंदा है, किसी गांव में असिस्टेंट कमिश्नर है, किसी तहसील में काम नहीं करता, किसी एमपीए की एमएनए की फॉर एग्जाम्पल नहीं मानता, तो वो एमएनए का उसको खौफ होता है कि मेरे ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ क्या प्रोसेस होता है बच्चों कि भाई क्या कहता है कि भाई आप जो भी हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप पीएम हैं, आप कानून की नजर में आप एक आम आदमी, कानून की नजर में आप इक्विवेलेंट हैं। आम बंदे में, पीएम में, कानून की नजर में दोनों इक्विवेलेंट बंदे ही हैं। फिर जो जज होता है वो फैसला अगर पीएम के खिलाफ भी देना चाहता है वो दे सकता है, उसको ये खौफ नहीं होता कि मेरे फैसले के बदले उसको उड़ा सकता है, नहीं उड़ा सकता, उस पीएम की पावर ही नहीं। अब आप हिसाब लगाएं कितना फेयर, जबरदस्त, स्मूथ सिस्टम ऑफ द जुडिशियल यूके का है। देखें आप ये चीजें पढ़ें कि एक बंदा, हमारे यहाँ इंटरव्यू नहीं है, एक बंदा कहता है कि मैंने करना ही करना,
नहीं करोगे उसको हो करो। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आप थोड़ा 5 मिनट के रिवाइज कर लें, देखें हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, वहीं से किसी पे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग एक टॉपिक है, अलग वो है। तो जो हम पढ़ रहे थे पहला टॉपिक हायरार्की ऑफ judicial system of United Kingdom, we have done it. Got it? Yes. Court structure, legal system, aid the function, role, all of that.
पहले इससे ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा था, फंक्शंस और रोल ऑफ जुडिशरी इन द लीगल फील्ड। मतलब जुडिशरी का क्या रोल है लीगल के अंदर में, क्या है। इसी तरह अभी हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंटल एफर्ट्स टू वाइडन एक्सेस टू द लीगल प्रोफेशन इन द यूनाइटेड किंगडम। पहले हमने क्या पढ़ा कि जुडिशरी का कितना रोल है लीगल फील्ड में, वो हमने पढ़ चुका, उसका रोल फंक्शन चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है जो लॉ बनाता है वो, और गवर्नमेंट इट मींस के एग्जीक्यूटिव, इन दो बॉडीज की क्या एफर्ट्स है टू वाइडन एक्सपेंड करना, मतलब कि बढ़ाना, एक्सेस हासिल करना द लीगल प्रोफेशन। क्या लीगल प्रोफेशन के अंदर इन दोनों बॉडीज की क्या एफर्ट्स है, इन दोनों ने पार्लियामेंट ने क्या किया है लीगल फील्ड के लिए, लीगल प्रोफेशन के लिए, और उनकी क्या एफर्ट्स रही है या कर रहे हैं, सेम लाइक गवर्नमेंट है। पहले तो वो बात करता है लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करता है, कहता है इन दो बॉडीज ने एक लीगल एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए। कौन सा, किस तरह का? द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड रिफॉर्म्स इन लीगल एजुकेशन टू मेक इट मोर एक्सेसिबल। उन्होंने एक अपने सिस्टम के अंदर एक नया लॉ पास किया, एक रिफॉर्म्स लेकर आए, उसको इंप्लीमेंट किया ताकि लॉ के जो बंदे हैं, जो लॉयर्स हैं या नॉन लॉयर्स हैं, उनके लिए चीजें स्मूथ हो, इजी हो। जैसे कि दिस इंक्लूड्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ लीगल ट्रेनिंग सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉ करने के बाद सॉलिसिटर को क्या करना पड़ेगा, सॉलिसिटरशिप प्रैक्टिस वाला वो करना पड़ेगा, फिर 2 ईयर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन ही विल बी द सॉलिसिटर। इन्होंने एक रिफॉर्म किया, एक लंबा प्रोसेस। उन्होंने रिफॉर्म किया कि भाई एक सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जाम दे दिया एज ए मोर फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल रूट टू क्वालिफिकेशन। जो बंदा डिग्री करेगा लॉयर की, वो एसक्यूई एग्जाम दे, ही विल बी द सॉलिसिटर। आप जानते समझ में आ रही हो मैडम कि पहले सॉलिसिटरशिप का रास्ता ये था कि भाई डिग्री की हुई है लॉ की, नाउ यू वांट टू बी द सॉलिसिटरशिप बनना था, तो आपने पहले वो कोर्स करना है, फिर 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, फिर आप बाहर के उसके जो ये सारे जो सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी के आप मेंबर बनते हैं वो आपको देते हैं। फिर उन्होंने भी लंबा सा रूट है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, एक्सेसिबल कर दिया, लोगों के लिए इजी कर दिया। डिग्री की फॉर एग्जांपल गिव द एग्जाम, ये एक एग्जाम है, इस तरह सारे वो पोस्ट होंगे जो प्रैक्टिस वाले हैं, फॉर एग्जांपल वो दो यू विल बी। ये क्या है, रिफॉर्म है। तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट की क्या एफर्ट्स हैं इन द लीगल फील्ड, वो लीगल फील्ड में कुछ ईजमेंट कर दी लोगों के लिए, एक्सेसिबल बना दिया लोगों के लिए, ताकि लोग आसानी से उन चीजों को हासिल कर सकें। इसकी भी किसी को ना समझ आई हो शायद, है ना। इसके बाद डाइवर्सिटी इनिशिएटिव। Diversity initiative means various diversity initiative has been introduced to encourage underrepresented groups to pursue a legal career. This includes targeted outreach program, mentoring schemes, and parentship with schools and universities. कि भाई उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ स्कूल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज या मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों को मेंटोरिंग की अबाउट द लॉ। पेरेंटशिप का मकसद होता है कि वो करना, गाइड करना, पार्टनरशिप विद स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। एक और चीज की कि जितने भी लॉ स्कूल्स थे या लॉ की यूनिवर्सिटीज थी, उनके बच्चों को वहां क्या करना, गाइड करना, लॉ की फील्ड के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। इसका क्या है मतलब कि लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कराना अबाउट द लॉ, अबाउट द मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्स कराना, समझ में आई, और ताकि वो लीगल कोर्स के अंदर, लीगल फील्ड के अंदर वो परस्यू कर सके, लीगल फील्ड के अंदर, इन लीगल फील्ड के अंदर आए। क्वेश्चन ना समझ में पूछें, 10 दफा पूछे, मुझे खुशी होगी।
सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? नहीं समझ आ रही। करियर किस तरह बनाने और क्या क्या चैलेंजेस आते पढ़ क्या रहे हैं? उम्मीद आप बताएं पढ़ क्या रहे हैं? हैं तो गवर्नमेंट ने जो एम किया हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने लीगल फील्ड में लीगल सिस्टम के लिए क्या किया है। यूनिवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक तो कुछ रिफॉर्म्स बनाए उस सिस्टम को, जो एग्जाम थे उनके ट्रीटमेंट की एक्सेसिबल बनाया लोगों के लिए। दूसरी बात थी कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके क्या किया, मेंटोरिंग की स्टूडेंट्स की, उनकी पेरेंटिंग की, गाइडिंग की। तीसरी बात, उन्होंने उन लोगों को आउटरीच करके किस्म का लॉ के फील्ड के लिए कन्विंस किया टू परस्यू द फील्ड। एक अच्छी फील्ड है। Third one is social mobility program. The government has supported social mobility program aimed at break down socio-economic barriers to entry into the legal profession. These programs provide financial assistance, work placement, and networking opportunities for individuals from disadvantaged backgrounds. सिराज बच्चे, सोशल मोबिलिटी का मकसद होता है कि आप लोगों के लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया। उसका बेसिक मकसद था कि सोशो इकोनॉमिक जो एक होता है ना, एक कितनी फीस दे रहा है, कितनी फीस दे रहा है, एक बंदा पहुंच सकता है, एक बंदा पहुंच नहीं सकता, एक बंदा लॉ कर सकता है, एक गरीब बंदा नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर फाइनेंशियल एड देना शुरू की। इट मींस कि लोगों को स्कॉलरशिप मिलना थोड़ी बहुत। एक बंदा है, एक इदारे की लाख रुपए फीस है, एक बच्चा 70,000 अफोर्ड कर सकता है, तो उनको 30,000 की एक किस्म की फाइनेंशियल एड मिलेगी। दूसरी चीज कि भाई उन लोगों को, उन बच्चों को वर्क प्लेसमेंट दो, कि भाई उनको भी मौका मिले कि आप मार्केट में जाओ, एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंस लो, जिस तरह आप लोग जा रहे हो। ठीक है ना? इस तरह बाकी कोई इदारा करता है कि आपको अपने बलबूते पे कहीं की वकील की सलाह भेज कर कोई है नहीं है। इसी तरह वर्क प्लेसमेंट देते हैं टू गेट टू केस द नेटवर्किंग, टू मेक द नेटवर्किंग इन द लीगल फील्ड। जो इंडिविजुअल्स, जो ऐसे लोग जो मुख्तलिफ एक बैकग्राउंड से होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उधर तक पहुंच नहीं होती, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम शुरू किया, सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम। इट मींस कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उन कॉलेजेस के अंदर, उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ो, परस्यू करो अपने कैरियर। नाउ डू यू गॉट इट? जहां तक इसको ना समझ में क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। बस समझ आ रहा है? Apprenticeship and alternative routes. Efforts have been made to promote alternative routes to entering the legal profession, such as legal apprenticeship. This allows individuals to get practical experience while studying and working, providing a more flexible path to qualification. फॉर एग्जाम्पल, आप इधर पढ़ भी रहे हो, साथ में आप वर्क प्लेसमेंट भी कर रहे हो। वर्क प्लेसमेंट मींस कि यू आर गोइंग इन द इंडस्ट्री टू गेट द टेक्निकल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। मतलब आप लोग एकेडमिक पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकलिटी का भी पता चल रहा है कि कोर्स में क्या होता है। कोर्स में इसका मतलब होता है अप्रेंटिसशिप का कि किसी के अंडर काम करना, एज ए ट्रेनिंग, एज ए एसोसिएट, एज ए इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है ना? उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, एक रूट दिया कि भाई आप जो है ना पढ़ने के साथ साथ एक लीगल प्रोग्राम ये आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, उसी के साथ काम, वो काम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस देता है। नहीं समझ रहे?
इसमें वर्क प्लेसमेंट का कोई रोल रोल बड़ा रोल है। मैं बता रहा हूँ, देखें एक स्टूडेंट है जो लॉ की डिग्री कर रहा है, एक स्टूडेंट वो भी लॉ की डिग्री कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं अपने पढ़ने के साथ आप डेली कोर्स जाते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक या दिन को 3-4 बजे आप एक हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपने सीनियर के साथ काम करते हैं। साल 2 साल काम पूरा करने के बाद वो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देता है। वो लेटर कल को आप मार्केट में दिखाते हैं, अपनी सीवी में ऐड करते हैं, कल को जाके दिखाते हैं कि मैंने वकालत अपने पढ़ाई के दौरान शुरू की थी। एक वो बंदा है जिसने अपने वकालत पढ़ाई के दौरान शुरू की थी, एक वो बंदा जिसने पढ़ाई खत्म करने के बाद की थी। तो आप दोनों में फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। जिसने शुरू में की होगी उसको प्रैक्टिकल पता होगा भाई केस क्या होता है, केस फाइलिंग कैसे होती है, जज के सामने कैसे आर्ग्यू करना है, कौन सी जगह पे खड़ा होना है, कौन सी जगह पे नहीं खड़ा होना, लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, आपको लॉ पढ़ना आता होगा, लॉ को आपको खुद इंटरप्रेट करना आता होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सीनियर के साथ अटैच रहते हैं, जा जाके पढ़ के एक आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर कंसीविंग दैट नॉलेज। ठीक है, तो आप में बड़ा एक फर्क होता है, आपके अपनी ग्रूमिंग के हिसाब से पहली बात। दूसरी जो आपको सर्टिफिकेट देता है वो एक्सपीरियंस लेटर देता है। जब को कल आप इंग्लैंड की मार्केट में जाते हैं आप कहते हैं कि मैंने डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लिया है, गोरा आपको दूसरे बंदे से ज्यादा तरजीह देगा कि ही इज एक्सपीरियंस्ड मैन। जब हम मार्केट में जाते हैं सीवी लेके जाते हैं, लोग कहते हैं एक्सपीरियंस किधर है, हम कहते हैं भाई आप दोगे तो हम एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन आप उन लोगों से डिफरेंट हो। आपकी जो डिग्री होगी, आपका जो सीवी होगी, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, वो खुद बोलेगा उस बंदे को कि भाई मैं उन दिनों में जो जिंदगी के वो लोग उस टाइम अयाशी कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मैं उस टाइम प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहा था, मैं उस टाइम कोर्स के अंदर सीनियर से पढ़ रहा था, कोर्स के अंदर जाता था, विजिट करता था, कोर्स को ऑब्जर्व करता था, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो आपको दूसरे से ज्यादा तरजीह देगा क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप उसके लिए कुछ ज्यादा कर सकते हैं, आपको वो इधर बिठाएगा दूसरे को। इट मैटर्स अ लॉट। सर ये तो फर्दर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन सर जो नहीं जा रहा तो इनकम्प्लीट तो नहीं हुई। इनकम्प्लीट आई डोंट नो, इसका मुझे तो नहीं पता। मैं आपसे जिस आपसे सवाल कर रहा हूं फायदा होगा, ये तो नहीं है कि फायदा नहीं होता, ये नहीं। बाकी ये आपका दूसरा सवाल है, उसका मैं जवाब नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। यहाँ पे किसी को कोई और क्वेश्चन हो, कोई सवाल? शानी क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, इससे क्या मुराद है? क्या मतलब किसी के अंदर लीगल काम प्रैक्टिस मैनेज करना। There is an emphasis on promoting transparent and fair recruitment practices within law firms and legal institutions. This includes measures to reduce unconscious bias and ensure that recruitment process are based on merit. यूके के अंदर जितनी भी लॉ फर्म्स हैं, जितने भी टॉप नॉच चीजें हैं, उसके अंदर उन्होंने एक सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर आने का उस बॉडीज के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आए वो एक मेरिट के थ्रू आए, ना कि किसी की फेवरेटिज्म में। फॉर एग्जांपल आप वकील हैं, आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो आपकी सीवी आए बजाय दूसरे बंदे की सीवी जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इनको कख भी नहीं पता, तो आप मेरिट पे आपको सिलेक्ट करेंगे। तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि वहां की जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड पार्लियामेंट ने लीगल फील्ड के लिए क्या किया है, तो वो जितनी आप चीजें पढ़ रहे हैं कि ये इंश्योर करवाती है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इंश्योर करवाती है कि लीगल फील्ड के अंदर ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या अंदर इसमें कोई सवाल? कोई लोग ना इसे ओरल, फिर आपको पता चलेगा कि समझदार है कि नहीं है। हमें वर्क प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, द गवर्नमेंट encourage law firms to offer work placement opportunities to individuals from diverse backgrounds
This allows aspiring lawyers to gain practical experience and make informed decision about pursuing a law career. आप आजकल क्या कर रहे हैं? वर्क प्लेसमेंट। गवर्नमेंट ने वहां की फर्म्स को कहा कि आप बच्चों को वर्क प्लेसमेंट दें, मतलब जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको आप मौका दें, उनको मौका दें किस चीज का, अपनी फॉर्म्स में आने का, उनको सिखाओ ताकि वो बच्चा एस्पायर करे आपकी फील्ड को, आपको, और उस फील्ड के अंदर कैरियर परस्यू करे। वर्क प्लेसमेंट देने से बच्चा, अब देखें एक बंदा है इधर दिल्ली आता है, उसको कोड का नहीं पता, जब आपको वर्क प्लेसमेंट कोई बंदा देता है, आप जाते हो, कोर्ट जाते हो, सुबह शाम देखते हो, इंसान को अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वो फिर बंदा डे बाय डे और मेहनत करेगा और उस फील्ड में जाएगा। तो वो ये गवर्नमेंटल एफर्ट्स हैं फॉर द लीगल फील्ड। एक सवाल, हाँ, और फिर दूंगा नेक्स्ट क्लास सब, जितने भी छात्र सवाल नहीं कर रहे नहीं जी। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट से क्या हो रहा है? फाइनेंशियल बैरियर्स टू एंटरिंग द लीगल प्रोफेशन आर एड्रेस्ड थ्रू स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, bursaries and financial aid schemes. These major aims to support individuals who may face economic challenges in pursuing legal education. यूके के अंदर यूके की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज को कहा कि भाई बच्चों को आप स्कॉलरशिप दो, फाइनेंशियल एड दो। एक बच्चा है जिसका 4/4 जीपीए, आप उसको ज्यादा स्कॉलरशिप दो। एक बच्चा है जिसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बड़ी अच्छी है, जिनकी सीवी बड़ी जबरदस्त है, जिसने वर्क प्लेसमेंट किया हुआ है, जिसने को-करिकुलर एक्टिविटीज में लीड किया है, वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, आप उसको स्कॉलरशिप दो। बच्चा पोटेंशियल है, उसको स्कॉलरशिप दो। बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब है, कुछ ना कुछ आप उसको लमसम देके एड करो। यूनिवर्सिटीज क्यों करें? लेकिन यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट बाउंड करती है कि भाई आपने इतनी स्कॉलरशिप देनी, आपने इतनी फंड देना है, इतना कुछ ना कुछ वो करना है, तो बच्चे को वो थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। उस स्टूडेंट्स को जिसका 4/4 जीपीए है, उसको अगर 1 लाख फीस है, उसमें अगर उसको 50,000 देनी पड़ रही है और 4/4 की वजह से, तो वो खुशी खुशी कर देगा। गॉट इट? तो दिस इज द फाइनेंशियल जी सर। वो स्टार्ट में इन्वेस्टर ने कहा था ना कि टोटल फीस जो है 15,000 पाउंड है, तो जो स्टूडेंट 2 साल यहाँ पढ़ेगा, उसने अगर मेरिट और डिस्टिंक्शन दी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको 3,000 पाउंड स्कॉलरशिप, तो वो तब ना जब डिस्टिंक्शन और मेरिट लो, ये फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ वो सी बात है, लेकिन वो तब होगा जब लो भी उसके बाद, पहले नहीं, ठीक है, पहले नहीं मिलेगा। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, law firms and legal organizations are encouraged to monitor and report on their diversity and inclusion efforts. This transparency helps assess the effectiveness of initiative and hold institutions accountable for promoting equal opportunities. इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, जिस तरह इस्लामाबाद बार काउंसिल है, जो वकीलों की रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो लॉ फर्म्स को, लीगल ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करती है, मॉनिटर करती है कि भाई रिपोर्ट दें, आप क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल फॉर एग्जांपल एक अवेयरनेस सेशन रखती है, एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर सेशन रखती है, अवेयरनेस प्रोग्राम रखती है, ट्रेनिंग देती है अपने लॉयर्स को, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में। इट मीन कि वो जो चीजें हैं ना, आपको गवर्नमेंट मॉनिटर भी कर रही होती, आपकी वो रेगुलेटरी बॉडी आपको मॉनिटर कर रही होती। समझ में आई मैडम? तो मॉनिटर करना, फिर उसकी रिपोर्टिंग करना टू द गवर्नमेंट, टू द दैट पर्टिकुलर बॉडी, आपकी उसके लिए भलाई के लिए, इस्लाह के लिए उन मामलों के, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोलैबोरेशन विद लीगल इंस्टीट्यूशन, the government collaborates with legal institutions such as the Bar Council and the Law Society to develop and implement policies that promote diversity and widen access to legal careers. गवर्नमेंट क्या करती है, जो
पर्टिकुलर रिलेवेंट फील्ड में जिसका बार काउंसिल है, लॉ सोसाइटी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके, पार्टनरशिप करके मुख्तलिफ क्या करती है, नई पॉलिसीज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, प्रमोट भी करती है ताकि लीगल कैरियर्स के अंदर वो इसको प्रमोट कर सके। कोई सवाल जहाँ समझ में ना आए तो पूछें। मैडम समझ में आ रही चीजें? ये पीछे करें, पीछे करें, आप जल्दी आगे ना करें, नेक्स्ट करते हैं। रखा नहीं ना, मेरा दवाई रहता है। ये जितनी भी हम हेडिंग्स पढ़ रहे थे मैडम, ये वो टीम जो गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है टू द फील्ड ऑफ लीगल। गवर्नमेंट की कुछ काविशें, गवर्नमेंट की कुछ कोशिशें जिनकी वो लीगल फील्ड को प्रमोट करने के लिए, लीगल कैरियर की फील्ड, लीगल कैरियर के अंदर क्या उनकी इनपुट रही है, वो दिखा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। नहीं समझ रहे? मैं भी इसके ऊपर लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक स्लाइड में आपका कोई ओरल आप इधर आएंगे, मैं सवाल करूँगा आपका। पहले पूरे 1.5 घंटा या 2 घंटा ओरल क्विज होगा, 1 घंटा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट impact assessment. Regular impact assessments are conducted to evaluate the effectiveness of widening access initiatives. This data-driven approach helps refine strategies and address ongoing challenges in promoting diversity within the legal profession. ठीक देखें, जहाँ भी आप काम करते हो, देखें लीगल फील्ड है, उसकी एक रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बार काउंसिल, लॉ सोसाइटी, पर्टिकुलर फील्ड क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उनकी गवर्नमेंट एक किस्म की असेसमेंट करती है, इवाल्युएट करती है डे बाय डे, कुछ टाइम के बाद, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली उस फील्ड को प्रमोट भी करती है, उस फील्ड को आगे लेके चलती है। तो उससे ये होता है, देखिए फार्म इस्लामाबाद बार काउंसिल है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या करती है साल पूरे में, 5 साल पूरे में एक रिपोर्ट देती है कि भाई हमने इस साल इतने सेशन करवाए, कितनी कम्युनिटी के लिए सर्विस की, अपनी फील्ड के लोगों के लिए ये सर्विसेज की, तो वो दैट इज द होल असेसमेंट। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोग इसके अंदर इंप्लाइंट होते हैं पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर बॉडीज के लिए। ये आपकी कौन करवाती है? इवैल्यूएट करना। नहीं समझे मैंने कितना बात बोला है? Regular impact assessments are conducted to evaluate effectiveness of widening access initiative. लेकिन एक बॉडी है इस्लामाबाद बार काउंसिल, वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे कुछ टाइम के बाद एक अवेयरनेस सेशन करवाती है वकीलों के लिए, पुलिस वालों के लिए कि भाई ये चीजें इस तरह हैं, वकीलों को बताती है, गाइडलाइन करती है। उस चीज की एक कहते हैं असेसमेंट। उस असेसमेंट का मकसद होता है एक पूरी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है, आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, भाई हम ये कर रहे हैं, उसका देखिए इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी फील्ड में लोग उस चीज से अवेयर हो रहे हैं, पुलिस वाले अवेयर हो रहे हैं, आपने कम्युनिटी के क्या किया, एक बॉडी है वो क्या करती है कम्युनिटी के लिए रखती है, सेशन रखती है कि भाई ये लॉज है, आपको लॉ का बेसिक का पता होना चाहिए कि ट्रैफिक वाला आपको कहाँ रोक सकता है, कहाँ नहीं रोक सकता, पुलिस वाला कहाँ रोक सकता है, कहाँ नहीं रोक सकता। तो ये फर्दर से फॉर द हेल्प ऑफ कम्युनिटी होता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं कौन करता है, पर्टिकुलर बॉडी करती है, असेसमेंट नहीं करती। नहीं समझ में आपको आइए समझ जाए। This data-driven approach helps
refine strategies and address ongoing challenges in promoting diversity in the legal profession. For example, वो जो assessment होती है ना, एक किस्म की रिपोर्ट होती है कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, पूरी रिपोर्ट जाती है, अब वो पूरी डेटा कलेक्ट होती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपको इश्यूज आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, आप उसको फिर उस तरह टैकल भी करते हो, तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, एक असेसमेंट होती है, आप उसको उस तरह लेके चलते हो। Got it? Yes. When I last slide is the professional development program. Ongoing professional development programs are promoted to ensure that individuals from diverse backgrounds have equal opportunities for career advancement in the legal profession. क्या समझ में आई है? क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ongoing professional development programs are promoted to ensure that individuals from diverse backgrounds and equal डे बाय डे है ना, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। कोई नया सेशन आता है, कोई नई चीज करवाते हैं, कोई अपडेटेड लॉ आ गया, कोई नई, मतलब कि लीगल फील्ड के अंदर प्रोफेशनल जो होती है उनकी बॉडी है, उसके अंदर कोई नई चीज आ जाती है, प्रोफेशनलिटी आ जाती है, उसको वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि हर वो इतना बढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि हर इंडिविजुअल उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो उन सबको। ऐसे नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एक कोर्स है, प्रोफेशनल बॉडी एडीआर, वकील ने यहाँ पहले एडीआर का नहीं कॉन्सेप्ट डिस्प्यूट का, वकीलों ने क्या किया, एडीआर का कॉन्सेप्ट किया, डेवलपमेंट आई थी लीगल फील्ड के अंदर। अब ये जो है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 10 लोग ही करेंगे या सिर्फ एक पर्टिकुलर, आप उसको प्रमोट करें, जो भी करना चाहता है हर इंडिविजुअल उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ही और शी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी, ताकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बेसिक मकसद ये है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जितनी भी डेवलपमेंट उस फील्ड के अंदर आए तो वो उसको हासिल करे। सर जिस तरह पाकिस्तान में विश्व के एग्जाम्पल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, प्रॉविंस के बेस पे, उसके स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। हाँ, तो आपके लिए सिस्टम है, दिस क्यूई वालों को वेयर एग्जाम्स का क्लास बताओ। लास्ट स्लाइड क्या है? ये बंद कर दो, लेक्चर नाम पता है कौन सा है, ठीक। आपका मतलब जो सवाल था मैं बता रहा हूँ, लीगल डेवलपमेंट का मकसद ये होता है, कल को इस्लामाबाद बार काउंसिल या लॉ मिनिस्टर कहता है सब वकीलों के लिए एक डेटा हम एक ऐसा कार्ड दे रहे हैं जो मतलब कि एक सिस्टम ऐसा है